हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने शेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आप लोग कैसा लगा। तो चलिए ये लिंग और मास मैनविंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे लैन वांग जी के पेरेंट्स आ चुके थे बैटलफील्ड में, और यहाँ पे आते ही उन लोगों ने बहुत बड़ा झटका दिया था कल्टिवेशन वर्ड के राजा को। लैन वांग जी से मिल चुके थे और बहुत ज़्यादा बात तो नहीं की, लेकिन हाँ एक दूसरे को गले लगा के उन तीनों ने ही कुछ टाइम के लिए ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद लैन वांग जी के पेरेंट्स ने लैन वांग जी से कहा कि उसे इस वक्त यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि विंग इस वक्त इंजर्ड है तो उसे उसके पास होना चाहिए और बैटलफील्ड में वो देख लेंगे। इसके बाद जैन फिंगमियान जो था उसने भी अपने दोस्त को देखा था इतने सालों के बाद, तो ऑफकोर्स सी बात है कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच होना ज़रूरी था। और ये सारी चीज़ें ना जिन गंगशान यानी कि जिन सेक्ट के क्लैन लीडर से छुपी हुई नहीं रही। उसने यहाँ पे क्लैन लीडर यांग को डायरेक्टली धमकी दे दी कि अगर वो यहाँ पे अपनी यारी दोस्ती निभाते हैं ना तो उन्हें कल्टिवेशन वर्ड से निकालने में मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। लैन वांग जी जा चुका था। दूसरी तरफ अब बैटलफील्ड में जो टक्कर थी ना वो इस वक्त बराबर की थी, क्योंकि जैन फेंगमियान बहुत अच्छे से जानता है कि चिंगेजुन और लेडी लैन इन तीन दोनों को हराना एक तरह से देखा जाए तो नामुमकिन काम है, मतलब इम्पॉसिबल है। और दूसरी तरफ वो खुद भी अपने दोस्त पे वार नहीं कर पाएगा। हाँ, कभी कभार प्रैक्टिस के टाइम पे एक दूसरे पे वार करना, एक दूसरे के साथ फाइट करना, स्वॉर्डमैनशिप करना, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन बैटल फील्ड में आके एक दूसरे के सामने खड़े हो जाना ये एक बहुत अलग चीज़ है। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जैन फेंगमियान के दिमाग में एक चीज़ तो आने लगी थी कि अब वो वैसे नहीं लड़ पाएंगे जैसे अभी तक लड़ रहे थे। हालांकि अभी तक भी उनके दिमाग में ये पूरी तरीके से श्योर नहीं था कि वो जिस इंसान से लड़ रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने कल्टिवेशन वर्ड की राजा के आदेश पे वहाँ पे आए थे। वो कहता है ना, प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड, ऐसा कुछ यन फेंगमियान के साथ भी था। लेकिन अब तो उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल ही पलट चुकी थी। भले अभी तक उनका दिमाग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, लेकिन अब उनका देह भी यहाँ पे साथ नहीं दे रहा था। उसने क्लैन लीडर जिनकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि अभी इस युद्ध को मैं और आगे नहीं लड़ पाऊंगा। मैं इसी वक्त इस युद्ध से अपने पैर पीछे खींच रहा हूँ। मैं और आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। अगर इसके लिए आप मुझे कल्टिवेशन वर्ड से निकालना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूँ, आपको ऐसा अधिकार कोई नहीं देता कि आप किसी को उसका घर छीन लें, किसी से उसका परिवार छीन लें। कल्टिवेशन वर्ड का जियांग सेक्ट मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि दोनों एक साथ है। वहाँ पे ही मैं पला बड़ा हूँ और वहीं पे मैंने हर एक चीज़ की शिक्षा दीक्षा ली है। तो उस जगह को छोड़ने का फैसला आप नहीं ले सकते। आप कल्टिवेशन वर्ड से मुझे अलग कर सकते हैं, लेकिन उस जगह से नहीं। और कल्टिवेशन वर्ड में अगर आप जैसे लोग हैं ना, जो एक ऐसे इंसान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं जिसने आज तक हमारी सिर्फ मदद ही की है, तो ऐसे इंसान का साथ मैं और नहीं दे पाऊंगा। अभी तक एक राजा होने का सम्मान मैं आपको दे रहा था, क्योंकि आप राजा हैं और आपका दिया हुआ हर एक आदेश हमें मानना चाहिए, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकता। माफ़ कीजिएगा। आज से मैं आपके सिर्फ राजा होने के अधिकारों पे ही सवाल नहीं उठाऊंगा, बल्कि आज के बाद आपके और मेरे बीच की जो दोस्ती है ना, मैं उसको भी ख़त्म करता हूँ। क्योंकि एक दोस्त की तरफ अपनी दोस्ती निभा के मैं दूसरे दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। अगर आप मेरी दोस्ती के लायक हैं तो उससे कहीं ज़्यादा वो इंसान है जो इस वक्त आपके सामने खड़ा है। मैं उसका साथ भी नहीं दूंगा, क्योंकि कल्टिवेशन वर्ड मेरा वर्ड है और डिमॉन वर्ड का साथ दे के मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। लेकिन कल्टिवेशन वर्ड की तरफ मैं एक और बार नहीं लड़ूंगा। ये तलवार अब एक और बार अपनी म्यान से बाहर नहीं आएगी अगर उसे अपने दोस्त के सामने लड़ना पड़े, अपने दोस्त के साथ लड़ना पड़े। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ आने के लिए पहले ही तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी आपके आदेश और आपके साथ रिश्ते की वजह से मैं यहाँ पे ज़रूर आया, लेकिन अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं इसी वक्त अपनी सेना को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। आपका जो भी फैसला हो आप लौट के बता दीजिएगा। जैन फेंगमियान ने अपनी पूरी सेना को
आज़ाद किया उस जो ब्लैक स्मोक था उससे, और उन्हें वापस लौटने के लिए बोला। जैन फेंगमियान यहाँ से जा चुका था, लेकिन जाते जाते वो चिंगेजुन के पास गया और उसके पास जाके बोला, मैं तुम्हारा साथ देना तो चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं अपने कर्म से बंधा हूँ। तुम भी अच्छे से जानते हो हम कल्टिवेशन वर्ड के लोग हैं। मैं जानता हूँ डिमॉन वर्ड पे हमला करना हमारा सबसे गलत निर्णय था, लेकिन फिर भी हम गलत हैं या सही, हमें उसी का साथ देना चाहिए जिसका हमने बचपन से खाया हो। जिस जगह पे हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जी है, उस जगह के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं चाहता हूँ आज के इस युद्ध में तुम जीतो, और जिसके सामने तुम लड़ रहे हो, जिससे तुम लड़ रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे एक ऐसे हार दोगे जो उसे अपने 7 जन्म तक याद रहेगी। मुझे अपने दोस्त पे पूरा भरोसा है। मुझे ये भी भरोसा है कि इन 20 सालों में उसके किसी भी युद्ध नीति पे कोई भी फर्क नहीं आया होगा। उसने एक छोटी सी स्माइल के साथ चिंगेजुन की तरफ देखा। चिंगेजुन ने बस उसे थैंक यू कहा, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था अगर जैन फेंगमियान यहाँ से अपने पाँव पीछे नहीं खींचता तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी डिफ़िकल्टीज होती, क्योंकि जैन फेंगमियान उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और उस दोस्त का की सेना तबाह करना, उस दोस्त पे प्रहार करना शायद चिंगेजुन की बस में नहीं होता, और कहीं ना कहीं लेडी लैन के लिए भी यही अप्लाई हो रहा था। उसने बस इस बात के लिए उससे थैंक यू बोला। जैन फेंगमियान यहाँ से जा चुका था। जिन गंगशान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन फेंगमियान सॉरी जिन फेंगमियान नहीं, जिन गंगशान भी जानता था कि वो गलत है। लेकिन वो कहता है ना, सत्ता एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब सभी पे राज करने की जो चाह होती है ना, वो इंसान को बुरे से बुरा बना देता है। उससे हर एक ऐसे कारनामे करा देता है जो कि वो भी अच्छे से जानता है ये गलत है, इसका परिणाम बहुत घातक होगा, लेकिन फिर भी वो उसको कर जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच। तीनों लोकों में तीनों वर्ड्स में अपना राज चलाना, अपने आप को राजा सिद्ध करना, तीनों दुनियाओं में सिर्फ अपनी अधीनता दिलाना, ये सिर्फ वो चाहता था। इसलिए उसने आज ये गलत निर्णय लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका गलत निर्णय आज उसको एक बहुत बड़े तूफान की तरफ, बहुत बड़े चिंगेजुन और क्लैन लीडर जिन दोनों ही एक दूसरे के सामने आ चुके थे। और यहाँ पे चिंगेजुन उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, उम्मीद है तुम में इतनी काबिलियत तो आ ही चुकी होगी कि तुम अब मेरा सामना कर सको। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो तुम्हारे लिए एक बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि तुम अपने बेटों के सामने, मेरे सामने घुटनों पर बैठे होगे। क्लैन लीडर जिन ने अपने बेटों की तरफ देखा, उसके बाद चिंगेजुन की तरफ देखते हुए बोला, हमें बात नहीं, काम करना चाहिए, और देखना चाहिए कि आज किसकी चलती है। मुझ में आज भी इतना दम है कि मैं तुम सभी का सामना कर सकता हूँ। चिंगेजुन ने एक नॉर्मल से स्माइल के साथ उसको बोला, तो शुरू करते हैं। अपने एक आईब्रो को उसने ऊपर उठाया ही था कि तभी लेडी लैन ने फिर से अपना गुचिन निकाल लिया और उसको प्ले करना स्टार्ट किया। यहाँ पे जैसे जैसे उसने प्ले करना स्टार्ट किया था, वैसे वैसे ब्लैक स्मोक बढ़ते जा रही थी, और यहाँ पे अदर साइड के लोग बस उसी में उलझ के रह चुके थे। क्लैन लीडर जिन ही था जो एक यहाँ पे फ्री था, और साथ ही साथ उसका एक बेटा यानी कि मैंग्याओ, वो भी उस ब्लैक स्मोक से काफ़ी दूर था, और ये दोनों ही मिलके अभी चिंगेजुन से लड़ रहे थे। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, लेकिन फिर भी चिंगेजुन की एक पसीने की धार तक बाहर नहीं निकली थी। मतलब वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, इतनी एनर्जेटिक तरीके से लड़ रहे थे कि उनकी एनर्जी अभी तक पूरी की पूरी सेफ थी। वहाँ पे उन दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे चिंगेजुन को कोई असर ही नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ लेडी लैन ने ऑलमोस्ट उनकी पूरी सेना तबाह कर दी थी। उनकी पूरी की पूरी सेना इस वक्त बेहाल पड़ी हुई थी। जो कुछ बचे हुए थे वो खुद को बचाने के लिए यहाँ से भागने के लिए तैयार थे, हालांकि वो ऑलरेडी ब्लैक स्मोक के चलते इस पूरे जाल में फंस चुके थे। यहाँ पे युद्ध चल रहा था। दूसरी तरफ लैन वांगजी फाइनली पहुंच चुका था उस जगह पे जहाँ पे विंग था, यानी कि विंग की केव में। वैन किंग यहाँ पे इस वक्त उसका इलाज कर रही थी, लेकिन इलाज के दरमियान उसे एक चीज़ तो
पूरी तरीके से श्योर थी कि अगर विंग बच भी गया ना तो भी उसका कुछ ना कुछ डैमेज तो जरूर रहेगा और हो सकता है कि उसको जो है ना काफ़ी टाइम तक होश भी ना आए। लैनवांग जी फाइनली वहाँ पर पहुँच चुका था और लैनवांग जी को देख के सभी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हो चुके थे। वैन किंग और जिहोजुन दोनों ही उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो बैटलफील्ड में थे ना। तो यहाँ पे लैनवांग जी उनसे सिर्फ यही बोलता है कि इस वक्त बैटलफील्ड की सिचुएशन हैंडल्ड है। वो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताता क्योंकि इस वक्त उसका टाइम भी नहीं था। लेकिन हाँ, वो जिहोजुन से ये ज़रूर बोलते हैं कि बैटलफील्ड में मुझे कोई ऐसा मिला है जिसकी हमने उम्मीद कभी नहीं की थी, लेकिन वो कौन है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मुझे ये जानना है कि विंग की हालत कैसी है। तो यहाँ पे वैन किंग उसे बताती है कि फ़िलहाल तो उसने उसकी ब्लीडिंग रोक दी है, लेकिन जब वो होश में आएगा मुझे लगता है कि वो उतना एनर्जेटिक नहीं होगा, साथ ही साथ उसको होश आने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। वैन किंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुम श्योर हो कि बैटलफील्ड की हालत बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे लैनवांग जी वैन किंग से बोलता है, हाँ मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि बैटलफील्ड पूरी तरीके से सुरक्षित है और हमारे हित में ही वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। वहाँ की चिंता मत करो, बस मुझे ये बताओ कि विंग को ठीक कैसे किया जा सकता है, उसे जल्द से जल्द होश में कैसे लेके आया जा सकता है। वैन किंग यहाँ पे लैनवांग जी से बोलती हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें अभी उसे होश में लाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि उसे खुद भी उसकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अगर अगले 2 दिनों में ये होश में नहीं आता है तो फिर हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो आप हमसे छिपा रही हैं, या कुछ ऐसा जो आप जानती हैं कि गलत है और आप बताना नहीं चाहती ताकि हम में से किसी को कोई टेंशन ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे पास पूरे अधिकार हैं कि मैं जान सकूं कि मेरे पति के साथ क्या हुआ है, क्योंकि उनको उसी जगह पे दोबारा चोट लगी है जहाँ पे उन्हें कल चोट लगी थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसी स्थिति में किसी भी कल्टिवेटर का कमज़ोर होना लाजमी है, और जहाँ पे उनकी चोट लगी है अगर चोट ज़्यादा गहरी है तो उनकी गोल्डन कोर को भी कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ है। वैन किंग अपनी आंखों को क्लोज करते हुए बोलती है, हाँ तुम सही हो, विंग की काफ़ी हद तक गोल्डन कोर डैमेज हो चुकी है, लेकिन वो रिकवर हो सकती है अगर वो अगले 2 दिनों में होश में आ जाता है। तो अगर वो होश में नहीं आ पाया तो शायद वो खतरे से बाहर रहे, वो जिंदा भी रहे, लेकिन उसकी गोल्डन कोर धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसके पास गोल्डन कोर ही नहीं रहेगी, कोई स्पिरिचुअल एनर्जीज नहीं रहेंगी। मैं बस भगवान से यही कह सकती हूँ कि उसे अगले 2 दिनों में होश आ जाए, क्योंकि मेरी दवाइयाँ भी इस चीज़ में असर नहीं कर सकती। लेकिन हम इसे ज़बरदस्ती उठाने की भी कोशिश नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। वैन किंग ने एक लंबी सांस लेते हुए लैनवांग जी की तरफ देखा। लैनवांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पूरा विश्वास है उसे 2 दिनों में ज़रूर होश आ जाएगा। सिचेन ने अपने ब्रदर के पास आते हुए उससे पूछा, वांग जी क्या तुम वापस नहीं जा रहे हो, तुम्हें वहाँ पे वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पे लैनवांग जी ने अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है जो लोग वहाँ पे हैं वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे आएंगे। और ये सच भी हुआ। यहाँ पे लैन सिचेन और लैनवांग जी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वैनिंग भी वापस आ चुका था। वैनिंग जैसे ही वापस आया तो ये देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि वैनिंग ही एक अकेला योद्धा वहाँ पे लास्ट बचा हुआ था, क्योंकि लैनवांग जी भी आ चुका था और कल्टिवेशन वर्ड के एंड से और कोई ज़्यादा लोग आए भी नहीं, सॉरी डिमॉन वर्ड से, और जो कोई ज़्यादा योद्धा थे भी नहीं, बाकी सारे सैनिक ही थे। मतलब विंग, वैन किंग, लैनवांग जी और वैनिंग ही थे जो वहाँ पे युद्ध कर रहे थे। वो तीनों ही ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे और लास्ट जो बचा था वो भी यहाँ पे आ चुका था। तो मतलब या फिर जीत हो चुकी है या फिर पूरी तरीके से डिमॉन वर्ड तबाह हो चुका है। वैनिंग के आते ही वैनकिंग ने उसके पास जाके पूछा कि क्या हुआ है, तुम यहाँ पे कैसे आए हो और वहाँ के क्या हाल है। तो यहाँ पे वैनिंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, हम युद्ध जीत चुके हैं, फिलहाल के लिए सभी लोगों को बंदी बना दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि हम इन्हें मौत की सज़ा देंगे या छोड़ देंगे, ये हमारे राजा यानी कि मास्टर वी ही तय करेंगे। वैनिंग ने ये एक स्वीट सी स्माइल के साथ बोला था। वैनिंग की
इशारा मिल चुका था कि वहाँ पे कौन आया होगा। उसने वेनिंग की तरफ देखते हुए बोला, तो क्या मैजिक वर्ड के लोग पहुँच चुके हैं? तो यहाँ पे वेनिंग ने अपने सर को हिलाते हुए हाँ में आंसर किया। फाइनली अब वो टाइम भी आ चुका था जहाँ पे मैजिक वर्ड के लोग यानी कि लेडी लैन और चिंगेचुन दोनों ही विंग की केव में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ पे अंदर एंट्री लेते ही उन लोगों ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए और वैन किंग को देखते हुए बोला, महारानी किंग, महाराज विंग कैसे हैं? क्या वो खतरे से बाहर हैं? जेओजुन ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी थी ना, उसको कुछ अलग महसूस हुआ था। हालांकि अभी भी उसने टर्न होकर देखा नहीं था, लेकिन वैन किंग ने जब रिप्लाई किया, फिलहाल के लिए तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी ये हालत के बावजूद भी ये पूरे जीवन अब ऐसे ही रह पाएंगे। लेकिन फिर भी लेडी लैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे आई। उसने बो डाउन करते हुए सामने खड़ी औरत को, जो कि कुछ यही 15-20 फीट की दूरी पे होंगी, उसको बो डाउन किया। लेकिन जब उसने नाम लिया लेडी लैन का, तो तब जाके लैंसी चैन कहीं जाके सनक भनक उसके अंदर हुई थी और उन्होंने टर्न होके देखा था। और टर्न होके उन्होंने जिन्हें देखा था, उन्हें देखने के बाद तो जेओजुन की मतलब वो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, ऐसी वाली सिचुएशन हो चुकी थी। और हो भी क्यों ना, सिर्फ 12 साल का बच्चा जिसने ना सिर्फ अपने माँ बाप खोए बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी उठा ली, और आज इतने सालों के बाद फाइनली उन्हें देखने का मौका, उनके पास जाने का मौका उसे मिल ही चुका था। आज के लिए बस इतना ही। आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।